आज हम 1857 के विद्रोह की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इस घटना के कारणों, इसके फैलाव और इसके असली चरित्र पर रोशनी डालते हैं। सही है। और आज हमारी इस पड़ताल का मिशन ये समझना है कि कैसे सिपाहियों का एक छोटा सा विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लेना जरूरी है। क्या? हम 1857 के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश रिकॉर्ड्स पर आधारित है। अच्छा। विद्रोहियों ने अपने कोई दस्तावेज नहीं छोड़े। जाहिर है जो कहानी लिखी गई वो जीतने वालों के नजरिए से लिखी गई। हाँ, ये तो है। हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। बिल्कुल। हमें उस दौर की पूरी सच्चाई शायद कभी पता ना चले, लेकिन इन रिकॉर्ड्स के बीच की खाली जगहों को पढ़कर हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आखिर ये चिंगारी लगी कहाँ से? इन दस्तावेजों में जो एक बात साफ नजर आती है वो ये कि 1857 तक जमीन पूरी तरह से तैयार थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी थी चर्बी वाले कारतूस। हाँ, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। हाँ, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। देखिए, सेना में एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। ओके। इसके कारतूसों पर एक चिकना कागज का कवर होता था जिसे राइफल में लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। मुंह से? जी, मुंह से। अब अफवाह ये फैली, और जो बाद में सच भी साबित हुई, कि इस चिकनाई में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और यहीं पे मामला बिगड़ गया पूरी तरह से। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। मतलब ये एक ही तीर से दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। बिल्कुल। उन्हें लगा ये कोई गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। हाँ, सिपाहियों को लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक जानबूझकर की गई कोशिश है। उनका मानना था कि सरकार उनके धर्म को नष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। अच्छा। और इसी एक विश्वास ने, इसी एक डर ने उन्हें विद्रोह के लिए तैयार कर दिया। उनके लिए अब लड़ने का समय आ गया था। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। कौन सा? क्या 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित साजिश थी, एक वेल प्लान्ड कंस्पिरेसी, या ये बस अचानक भड़क उठा? ये बहुत जरूरी सवाल है, और देखिए इसका जवाब सीधा नहीं है। ओके। इतिहासकारों का एक ग्रुप मानता है कि ये एक बहुत बड़ी और वेल ऑर्गेनाइज साजिश थी। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्या सबूत देते हैं? वो सबूत के तौर पे चपातियों और लाल कमल के फूलों का जिक्र करते हैं, जिन्हें एक गांव से दूसरे गांव, एक रेजिमेंट से दूसरी रेजिमेंट तक भेजा जा रहा था। चपातियां और कमल, ये तो बड़े सिंबॉलिक लगते हैं। बिल्कुल। साथ ही वो घूमते हुए सन्यासियों, फकीरों और मदारियों की तरफ भी इशारा करते हैं जो विद्रोह का प्रचार कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी तो है जो ये नहीं मानता। हाँ, और उनका तर्क भी काफी मजबूत है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि विद्रोह से पहले या बाद में एक भी कागज का टुकड़ा, एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं मिला जो किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लान की तरफ इशारा करता हो। नहीं कोई गवाह कभी सामने आया जिसने कहा हो कि हाँ कोई योजना बनाई गई थी? एक भी नहीं। कमाल है जी। तो फिर ये इतनी तेजी से कैसे फैला? मतलब बिना किसी सेंट्रल प्लानिंग के, बिना किसी व्हाट्सएप ग्रुप के, ये विद्रोह मेरठ से निकलकर पूरे उत्तर भारत में आग की तरह कैसे फैल गया? ये सवाल ही 1857 की घटना को इतना असाधारण बनाता है। शायद कोई केंद्रीय योजना नहीं थी, लेकिन सिपाहियों के बीच एक दूसरे की शिकायतों और गुस्से को लेकर एक समझ जरूर थी। एक तरह की अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। उन्होंने एक दूसरे के एक्शन को देखा और उसी पैटर्न को फॉलो किया। तो चलिए उस एक्शन पर आते हैं। विद्रोह की औपचारिक शुरुआत मेरठ में हुई 10 मई 1857 को, लेकिन जैसा कि दस्तावेज बताते हैं इससे पहले ही बैरकपुर में मंगल पांडे की शहादत हो चुकी थी। हाँ, मंगल पांडे की कहानी एक तरह से आने वाले तूफान का संकेत थी। वो एक युवा सिपाही थे जिन्हें 29 मार्च 1857 को अपने सीनियर अधिकारियों पर हमला करने के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। उन्होंने अकेले ही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। अकेले ही? हाँ, और इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं अलग अलग छावनियों में हो रही थीं, जो दिखाती हैं कि सिपाहियों के बीच असंतोष की आग सुलग रही थी। और फिर मेरठ में ये आग ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। 24 अप्रैल को तीसरी नेटिव कैवलरी के 90 सिपाहियों ने उन चर्बी वाले कारतूसों को छूने से भी इनकार कर दिया। और ब्रिटिश हुकूमत का जवाब बहुत सख्त था। 9 मई को उन 90 में से 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया।
10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और सबके सामने उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया गया। हाँ, ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये बाकी सिपाहियों के लिए एक चेतावनी थी, एक अपमान था। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। ये अपमान ही विद्रोह की वजह बन गया। बिल्कुल। अगले ही दिन 10 मई को मेरठ में तैनात बाकी भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेल पर धावा बोला, अपने कैद साथियों को आजाद कराया, अपने अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। सूर्यास्त के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। जब वो अगली सुबह दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में तैनात स्थानीय सिपाही भी उनके साथ हो गए। अच्छा, दिल्ली वाली टुकड़ी भी मिल गई? हाँ, उन्होंने अपने यूरोपीय अधिकारियों को मार डाला और लाल किले पर यानी शहर पर कब्जा कर लिया। और यहाँ कहानी में असली मोड़ आता है। बताइए। इन विद्रोही सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। ये कमाल की बात है। मतलब ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था, भले ही अनप्लान रहा हो। बिल्कुल। अचानक से ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत नहीं रही, ये पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को चुनौती देने वाली जंग बन गई। एग्जैक्टली। एक बूढ़े और बेबस बादशाह के नाम ने इसे वो लेजिटिमेसी, वो वैधता दे दी जो सिपाहियों के पास नहीं थी। सही बात है। बहादुर शाह का नाम उस वक्त भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक था। इसी एक कदम ने एक सैनिक विद्रोह को एक क्रांतिकारी युद्ध में बदल दिया और दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गई। और बहादुर शाह इसका चेहरा। इसीलिए देश भर के विद्रोही सिपाही चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए विद्रोही अपने सबसे पुराने पॉलिटिकल सिंबल की तरफ लौटे, भले ही वो सिंबल उस वक्त कितना भी कमजोर क्यों ना हो। हाँ, और बहादुर शाह ने भी शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट के बाद भारत के सभी राजाओं और शासकों को चिट्ठियां लिखी। हाँ, चिट्ठियां लिखकर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की अपील की। और इसके बाद तो जैसे एक लहर सी चल पड़ी। बिल्कुल, पूरी बंगाल सेना ने विद्रोह कर दिया। अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार के बड़े हिस्से और पूर्वी पंजाब में ब्रिटिश सत्ता का तख्ता पलट हो गया। और रियासतों का क्या हुआ, जहां राजा नवाब अंग्रेजों के वफादार थे? वहां भी जहां के शासक अंग्रेजों के वफादार बने रहे, वहां की सेनाओं ने बगावत कर दी। अच्छा, जैसे कि इंदौर के सैनिकों ने विद्रोह किया। ग्वालियर के 20,000 से ज्यादा सैनिक तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो लिए। 20,000? हाँ, ये दिखाता है कि विद्रोह की जड़ें कितनी गहरी थीं। लेकिन ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, है ना? दस्तावेज साफ कहते हैं कि जहां जहां सिपाही विद्रोह कर रहे थे वहां वहां आम जनता भी उनके साथ खड़ी हो रही थी। ये इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उत्तरी और मध्य भारत में हर जगह सिपाहियों के विद्रोह ने आम लोगों के बीच एक लोकप्रिय विद्रोह को जन्म दिया। मतलब सिपाही शुरू करते थे और लोग साथ जुड़ जाते थे। हाँ, जैसे ही ब्रिटिश सत्ता कमजोर पड़ी, आम लोग हथियार उठाकर खड़े हो गए। और उनके हथियार क्या थे? भाले, कुल्हाड़ी, धनुष बाण, लाठियां, दराती और मामूली बंदूकें। मुझे ये बात हैरान करती है कि कई जगहों पर तो लोगों ने सिपाहियों से पहले ही विद्रोह कर दिया था। सही कहा आपने। किसानों, कारीगरों, दुकानदारों, मजदूरों, जमींदारों सब इसमें कूद पड़े। इसी वाइड पार्टिसिपेशन की वजह से ये एक पॉपुलर रिवोल्ट बन गया, सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा। और उनका गुस्सा सिर्फ अंग्रेजों पर नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने साहूकारों और उन नए जमींदारों पर भी हमला किया जिन्होंने उनकी जमीनें छीन ली थीं। अच्छा। उन्होंने साहूकारों के बहे खाते और कर्ज के रिकॉर्ड जला दिए। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिस और थानों को भी निशाना बनाया। मतलब ये सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ भी विद्रोह था। बिल्कुल। इस बात का एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए, हाँ, उनमें से 1 लाख से ज्यादा आम नागरिक थे, सिपाही नहीं। 1 लाख से ज्यादा। यह आंकड़ा इस विद्रोह की गहराई को दिखाता है। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये एक युद्ध था जिसमें आम लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। इसी सिलसिले में लंदन टाइम्स के एक पत्रकार W.H. रसल का एक कोट है जो उस वक्त भारत में ही थे। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा, किसी भी सूरत में गोरे आदमी की गाड़ी की तरफ एक दोस्ताना नजर नहीं डाली जाती। ओह। आंखों की वो भाषा, कौन शक कर सकता है?
कौन इसका गलत मतलब निकाल सकता है? ओ, आंखों की वो भाषा। हाँ ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हाँ ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये गहरी बसी हुई नफरत है। हाँ, और ये एक ब्रिटिश पत्रकार लिख रहा है। सही बात है। इससे पता चलता है कि ये भावना हवा में थी, जिसे कोई भी महसूस कर सकता था। ये अब सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी, ये आम लोगों की लड़ाई बन चुकी थी। इसीलिए जब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने की कोशिश की तो उन्हें गांव-गांव जाकर भारत को दोबारा जीतना पड़ा। हाँ, एक एक गांव को। इस विद्रोह की एक और बड़ी ताकत थी जिसका जिक्र बार बार आता है, हिंदू मुस्लिम एकता। ये अभूतपूर्व था। सैनिकों, लोगों और नेताओं के बीच हर स्तर पर पूरा सहयोग था। अब सोचिए, मेरठ के हिंदू सिपाही सबसे पहले एक मुस्लिम बादशाह के पास ही तो गए थे। सही है। और जहां भी विद्रोहियों की जीत हुई, सबसे पहले गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया गया ताकि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान हो सके। एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी एचिसन ने बाद में कड़वाहट से लिखा था, हाँ, मैंने भी पढ़ा है। इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ नहीं खड़ा कर सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। ये दिखाता है कि 1857 की घटनाएं ये साबित करती हैं कि भारत के लोग और राजनीति उस वक्त सांप्रदायिक नहीं थे। तो ये बगावत तो पूरे उत्तर भारत में फैल गई, लेकिन इसे चेहरा कौन दे रहा था? Who were the faces leading this charge? वो कौन लोग थे जो इस आग को हवा दे रहे थे? दिल्ली में तो जाहिर है नाम बहादुर शाह का था, लेकिन असली कमान जनरल बख्त खान के हाथ में थी। बख्त खान? हाँ, वो बरेली के सैनिकों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश सेना में वो तोपखाने के एक मामूली सूबेदार थे। अच्छा। हाँ, और कानपुर में नेतृत्व नाना साहब के पास था, जो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे। और तात्या टोपे? नाना साहब की तरफ से लड़ने का असली भार उनके सबसे वफादार सिपह सालार तात्या टोपे के कंधों पर था। लखनऊ में, जहां तक मुझे याद है, कमान एक महिला के हाथ में थी। बिल्कुल, लखनऊ में कमान बेगम हजरत महल के हाथों में थी, जिन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। और फिर झांसी में थी महान रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, जब अंग्रेजों ने उनके गोद लिए बेटे को वारिस मानने से इनकार कर दिया तो वो विद्रोहियों से मिल गईं। इन दोनों महिला नेताओं के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ नाम की लीडर नहीं थी। नहीं, ये मैदान में उतरकर लड़ रही थीं। रानी लक्ष्मीबाई तो आखिरी दम तक एक सैनिक की वर्दी में लड़ते हुए शहीद हुईं। और एक नाम जिसे हम नहीं भूल सकते वो है बिहार के कुंवर सिंह का, जगदीशपुर के जमींदार। हाँ, जो लगभग 80 साल के थे। इस उम्र में भी वो शायद इस विद्रोह के सबसे बेहतरीन सैन्य नेताओं में से एक थे। एक तरफ थे लगभग 80 साल के कुंवर सिंह, जो अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थी जवान रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने बेटे के हक के लिए मैदान में उतरी। सही है। दोनों की उम्र और वजह अलग थीं, लेकिन मकसद एक था, अंग्रेजों को बाहर निकालना। ये दिखाता है कि बगावत में कितने अलग अलग तरह के लोग शामिल थे। लेकिन इन सब बड़े नामों के बावजूद दस्तावेज ये साफ करते हैं कि इस विद्रोह के असली हीरो तो वो गुमनाम सिपाही थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान दी, बल्कि अपने गहरे धार्मिक पूर्वाग्रहों को भी ताक पर रख दिया। मतलब? जिन चर्बी वाले कारतूसों की वजह से उन्होंने विद्रोह किया था, अब वो उन्हीं कारतूसों का इस्तेमाल अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए कर रहे थे। ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है ना? ये दिखाता है कि उनका मकसद अब सिर्फ धर्म बचाना नहीं था, बल्कि देश को आजाद कराना बन गया था। तो इस सब का क्या मतलब है? इन स्रोतों से ये साफ है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा और व्यापक जन आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। भले ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बीज बो दिए। 1857 की आग शायद बुझ गई, लेकिन इसकी चिंगारी कभी नहीं मरी। कभी नहीं। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। बताइए। हमारे स्रोत इस विद्रोह के लोकप्रिय चरित्र, इसकी ताकत और इसकी असाधारण एकता पर जोर देते हैं। अगर यह आंदोलन इतना शक्तिशाली और एकजुट था, हाँ? तो फिर वो कौन से कारण रहे होंगे जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में नहीं है, जो आखिरकार इसकी नाकामी की वजह बने? ये सोचने वाली बात है। हाँ।